नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। आज के एपिसोड में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। आज हम गाजा में शांति, सुरक्षा और पुनर्निर्माण को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी और ब्राजील में चल रहे COP30 सम्मेलन पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि रूस ने कैसे और कहां किया यूक्रेनी नेशनल टीवी चैनल के न्यूज रूम को तबाह, और इसके बाद ज़ेलेंस्की ने क्यों किया तुर्की का रुख। होंगी और भी बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ट्रंप की गाजा शांति योजना को दी मंजूरी। ट्रंप ने बताया ऐतिहासिक पल, कई मुद्दों पर असहमति के बीच नेतन्याहू ने जताई शांति और समृद्धि की उम्मीद। हमास ने प्रस्ताव को किया खारिज। पूर्व पीएम शेख हसीना की मौत की सजा पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने जताई चिंता। अंतरिम सरकार ने हसीना से जुड़ी खबरों को प्रसारित करने पर लगाया प्रतिबंध। आवामी लीग के देशव्यापी बंद के दौरान हिंसा की खबरें। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की करेंगे इस्तांबुल का दौरा। शांति वार्ता को फिर से पटरी पर लाने को लेकर चर्चा। बैठक में तुर्की के साथ अमेरिकी दूत के शामिल होने की संभावना। रूसी प्रतिनिधि का बैठक में शामिल होने से इनकार। ताइवान पर जापानी पीएम की टिप्पणी पर भड़का चीन। बयान को बताया गैर जिम्मेदार और उकसाने वाला। चीन में जापानी नागरिकों को भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने की सलाह। इराक के निवर्तमान प्रधानमंत्री अल सुडानी मुख्य शिया गठबंधन में शामिल। गठबंधन को 329 सीटों वाले सदन में 175 सीटों का स्पष्ट बहुमत। अगले प्रधानमंत्री के लिए जल्द करेंगे नामांकन। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा में शांति, सुरक्षा और पुनर्निर्माण को लेकर जब महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा गया तो मुस्लिम देशों के रुख को देखते हुए चीन और रूस ने अमेरिका के सामने अपने कदम पीछे खींच लिए। इसके बाद पश्चिम एशिया में शांति को लेकर एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हो गया। इसके बाद न सिर्फ हमास के हथियार छीनने का रास्ता साफ हो गया है, बल्कि एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश बनाने के मुद्दे को भी मजबूती मिली है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि अब गाजा में आगे क्या होगा और इजराइल का इस पर क्या रुख है। फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा मुद्दे पर ट्रंप के प्रस्ताव को मंजूरी देकर मध्य पूर्व में एक और शांति को न सिर्फ मजबूती दी, बल्कि आम फिलिस्तीनियों को अब तक की सबसे बड़ी राहत पहुंचाई। प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के बाद अब गाजा में अंतर्राष्ट्रीय बल भेजने का रास्ता साफ हो गया, जिसके बाद युद्ध से तबाह हुए इलाकों में शांति और मानवीय मदद को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रस्ताव में ट्रंप के नेतृत्व वाले बोर्ड ऑफ पीस को गाजा की अंतरिम प्रशासनिक संस्था के रूप में मान्यता दी गई है। इसी में द्विराष्ट्र समाधान का संकेत भी मौजूद है, जो आगे जाकर राजनीतिक समाधान के तहत फलस्तीन के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र का सपना पूरा करेगा। हालांकि इस पर कोई समय सीमा या फिर शर्तें निर्धारित नहीं की गई हैं, जबकि ट्रंप का रुख हमेशा से ही इसके पर ट्रंप के उस 20 सूत्रीय योजना को शामिल कर लिया गया, जिस पर कभी रूस और चीन ने विरोध जताया था। लेकिन अरब सहित कई मुस्लिम देशों के रुख को देखकर दोनों देशों ने प्रस्ताव पर वीटो करने से परहेज किया, जिसके बाद 15 सदस्य देशों में से ब्रिटेन, फ्रांस, सोमालिया सहित 13 देशों की मदद से प्रस्ताव पास हो गया। हालांकि भविष्य में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश का दर्जा देने की संभावना को लेकर इजराइल विफरा हुआ है, जबकि हमास ने भी फिलिस्तीनियों के अधिकारों की रक्षा का हवाला देकर प्रस्ताव को खारिज कर दिया। लेकिन फलस्तीनी प्राधिकरण के साथ अरब देशों ने प्रस्ताव की शर्तों को तत्काल लागू किए जाने की वकालत की। बहरहाल यूएन में प्रस्ताव का पास होना एक तरह से ट्रंप के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है, क्योंकि ये प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति की उस शांति योजना का समर्थन करता है जिसने युद्धग्रस्त फलस्तीनी क्षेत्र में 10 अक्टूबर को मध्य एशिया में शांति का मार्ग प्रशस्त किया था।
योजना के तहत एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का गठन होगा जो सीमाई क्षेत्रों को सुरक्षित करने और गाजा पट्टी को विसैन्यीकृत करने में मदद करेगा। हालांकि आईएसएफ संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन नहीं होगा और न ही ये यूएन को रिपोर्ट करेगा, जो बीजिंग और मॉस्को के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। योजना में बोर्ड ऑफ पीस के गठन का भी प्रस्ताव है, जिसका नेतृत्व खुद ट्रंप करेंगे। इसके अलावा गाजा के पुनर्निर्माण के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त ट्रस्ट फंड स्थापित किया जाएगा। हमास को अपने हथियार सौंपने होंगे। एक नई प्रशिक्षित फिलिस्तीनी पुलिस की स्थापना का प्रावधान है, जो आगे चलकर गाजा की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेगी और मौजूदा हमास नियंत्रित पुलिस बल की जगह लेगी। और इस खबर पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर खिवराज जांगीड़, वेस्ट एशिया एक्सपर्ट हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। जांगीड़ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपसे यही है कि ये जो यूएन में प्रस्ताव पारित हो गया है, इसको लेकर के क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, ये बड़ी अचंभे और शुक्र मनाने वाली बात है। आप अगर ध्यान दें, जनवरी के महीने में जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे दूसरी बार, तो फरवरी में उन्होंने ऐलान कर दिया था कि गाजा के सारे बासिंदों को यहाँ से निकल जाना चाहिए और गाजा में एक नया बीच सिटी बनेगा, एक रिजॉर्ट सिटी बनेगा। मेरे ख्याल से उन्होंने अपने उस गुरूर या अपने उस गलत फहमी को बहुत बखूबी ठीक किया। बहुत जल्दी उनको एहसास हो गया कि विश्व की मान्यता के खिलाफ जाके न गाजा के बाशिंदों को निकाला जा सकता है, न उनकी मर्जी के खिलाफ गाजा को दोबारा से बनाया जा सकता है। तो इस लिहाज से ट्रंप का जनवरी फरवरी से नवंबर के महीने में इतनी बड़ी राजनीतिक सूझबूझ को दिखाना मुझे निश्चित तौर पे बड़ी अच्छी निशानी लगती है। दूसरी बात जो बड़ी बखूबी है कि उन्होंने अरब देशों का तो साथ लिया ही, उन्होंने दूर देश जैसे इंडोनेशिया जैसे देश का भी साथ लिया। इंडोनेशिया 20,000 सैनिकों को तैयार कर रहा है जो गाजा में जाएंगे। तो मेरे ख्याल से उन्होंने इस बात का बखूबी ध्यान रखा, जो कि आपने अपनी प्रस्तावना में बताया कि चीन और रशिया मुस्लिम देशों के रुख को देखते हुए पीछे खिसक गए, वरना उनको ट्रंप के विरोध करने में की तो राजनीति करनी थी। ख्याल से ट्रंप ने इतनी उम्मीद उनकी राजनीतिक सूझबूझ की नहीं थी कि वो इस तरह का काम पश्चिमी एशिया के लिए कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से शुक्र मनाने वाली बात है। जो एक तीसरी अहम बात है, जो मेरे ख्याल से इजराइल के बीच और ट्रंप के बीच है, इजराइल के अंदर इस पूरे मसले पे बड़ी सुगबुगाहट है। उनकी बड़ी खामोशी ओढ़ रखी है। अखबार इस बात को जाया नहीं कर रहे हैं कि भाई फिलिस्तीन के राज्य का भी जिक्र है इस डॉक्यूमेंट में है। क्योंकि नेतन्याहू है, वो इस बात को ढकना चाहते हैं। वो कतई नहीं चाहते कि उनके अतिवादी समर्थक या उनके अतिवादी सहयोगी जो सरकार में है, वो इस मुद्दे पे उनकी राजनीतिक साख को मतलब धक्का पहुंचाए। तो फिलहाल से इजराइल के अंदर इसको लेके बड़ी बेचैनी है। अब देखिए नेतन्याहू इस मसले को कैसे लोगों के सामने एक तरह से कहिए जामा पहनाएंगे। यहाँ पर सर एक सवाल ये भी आता है कि हमास को डिसआर्म करना, यानी कि उसको हथियारों के बिना हमास को करना, हमास के हथियार ले लेना, ये एक बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर के अभी जो रुख आ रहा है, हमास का रुख बिल्कुल उलट है इसके। तो आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में कोई परेशानी तो नहीं होगी? क्योंकि इसमें जो पहला लक्ष्य है वो यही है कि हमास को डिसआर्म करना। ये सबसे बड़ी परेशानी है इस पूरे मसले में। आज से 1.5 महीने पहले जब शर्म एल शेख में ये जब बातचीत हुई थी, तब हमास की सबसे बड़ी मुश्किल यही मानी गई थी कि क्या वो हथियार डालेंगे, और अगर वो हथियार डालते हैं तो वो हथियार किसके सामने डालेंगे? फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के सामने डालेंगे, इजिप्ट के सामने डालेंगे, इजराइल के सामने तो वो डालने से कतई मतलब नहीं चाहेंगे। मेरे ख्याल से ट्रंप जो चालाकी चल रहे हैं, अब जो स्टेबलाइजेशन फोर्स का गठन इसमें किया जाना है, उसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो हमास को डिसआर्म करे, तो मुश्किलात आएंगी उसके सामने। उसमें शर्तें मुश्किलात होगी। कोई फॉरेन कंट्री नहीं चाहेगी कि उसके सोल्जर जाके हमास के लड़ाकों से लड़े। मेरे ख्याल से जो होने लायक बात है जिसको ट्रंप करवा सकते हैं, वरना तो देखिए क्या होता है, तुर्की और कतर के जरिए हमास पे दबाव बनाया जाएगा, क्योंकि यही दो देश हैं जिनके ऊपर हमास की पूरी एक तरह से कहिए निर्भरता है। तो जब तक तुर्की और कतर ट्रंप के कहने में है, तब तक हम ये मान सकते हैं कि हमास उतनी मतलब उद्दंडता नहीं दिखाने की कोशिश करेगा ट्रंप के खिलाफ।
और दूसरा सवाल यह है कि ये फ़लस्तीन को लेकर के अलग जो फ़लस्तीन देश बनाने की बात है, इसको लेकर के किस तरह की परेशानियां आने वाले दिनों में आएंगी? क्योंकि जो राइट विंग है नेतन्याहू की सरकार में, उनके दबाव के आगे उन्होंने एक तरह से साफ कर दिया कि वो इसके विरोध में है। देखिए, ये मसला अमेरिका के राष्ट्रपति पिछले 35 सालों में नहीं सुलझा पाए हैं। बिल क्लिंटन जब यासिर अराफात और इत्साक राबिन को हाथ मिलाया था 1993 में और 95 में उनको नोबेल प्राइज मिला था पीस का, तब से अमेरिकी राष्ट्रपतियों की ये कोशिश है कि ये दोनों लोग एक दूसरे की हक की बात को मान लें। इजराइल उस समय मानता था फिलिस्तीन के हक की बात, फिलिस्तीन उस समय इजराइल के हक की बात नहीं मानता था। अब फिलिस्तीन मानने को तैयार है, हमास अब भी उनका हिस्सा नहीं है। इजराइल के अंदर जो राजनीति है वो इसके चलते बड़ी मुश्किल हो गई है। पर असल सवाल एक फिलिस्तीन के मुद्दे का ये है, फिलिस्तीन के राष्ट्रीय संघर्ष की सबसे बड़ी जो त्रासदी है वो ये है कि उनके पास लीडर्स नहीं है। अगर फिलिस्तीन की लीडरशिप नहीं आगे आती है, क्योंकि महमूद अब्बास बहुत ही करप्ट और अनपॉपुलर आदमी है और हमास की कोई राजनीतिक साख नहीं बची है जो उन्होंने हिंसा करी थी यहूदियों के खिलाफ। तो मेरे ख्याल से फिलिस्तीन के झगड़े का मतलब फिलिस्तीन के मुद्दे का आगे जाके क्या होगा वो इस मसौदे से तो कतई मतलब उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन अंत में हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या गाजा के लोगों के लिए या हम वेस्ट एशिया की बात करें तो एक बहुत बड़ा कदम होगा ये, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी किरण अब दिख रही है आने वाले दिनों में। ये बात मैंने सबसे पहले कही आपसे, ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक घड़ी है। ये अपने आप में एक बहुत राजनीतिक परिपक्वता है जो ट्रंप ने दिखाई है राष्ट्रपति होते हुए। और इस बात का तो बड़ा मतलब शुक्रगुजार होना ही चाहिए कि चलिए स्थिति इस स्तर पर तो आई कि अब वापस लड़ाई इजराइल और हमास के बीच में हो गई। ठीक है, ठीक है सर। पलते हैं इस पूरे मसले में भारत कहीं नहीं दिख रहा है, ये बड़ी त्रासदी है। भारत के नेता इजिप्ट नहीं गए और भारत अभी नहीं, लेकिन भारत शुरुआत से ही प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते रहे कि आपस में बातचीत कीजिए, मसले को सुलझाइए। और भारत ही वो देश था जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, जिस वक्त पे दुनिया के अधिकतर देश किसी न किसी पक्ष में शामिल थे, भारत ही वो देश था। भारत के प्रधानमंत्री जो बार बार कह रहे थे कि बातचीत करिए, और ये बातचीत हुई है। बातचीत के मसले से ही ये कहीं ना कहीं इसका हल निकला है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक और महत्वपूर्ण खबर। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। MDH की सरका हो बहाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। दुनिया के तमाम देश अगर अब भी सक्रिय नहीं हुए तो जल्द ही दुनिया आग का गोला बन जाएगी। बाढ़, तूफान, जंगल की आग, बढ़ता समुंदर दुनिया को लील लेगा। इसको लेकर भारत भी काफी चिंतित है। ब्राजील में चल रहे COP30 सम्मेलन में भारत ने इस पर खुलकर अपना पक्ष रखा। तो वहीं विभिन्न देशों के बीच इस समस्या से लड़ने के लिए अभी तक कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई है। आइए आपको इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अगर देशों में आम सहमति नहीं बनी तो जल्द ही दुनिया जल उठेगी। इस कारण बाढ़, सूखा, चक्रवात, जलते जंगल और समुद्र के बढ़ते जल स्तर जैसी गंभीर चुनौतियों को पहले से ही झेल रही दुनिया की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। इसी कारण ब्राजील के बेलेम शहर में जारी COP30 पर्यावरण सम्मेलन में पूरी दुनिया से आए प्रतिनिधि इन समस्याओं के समाधान पर विचार में जुटे हुए हैं। कई अहम मुद्दों के अलावा 4 मुख्य मुद्दों पर चर्चा चल रही है। इनमें राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट, विकसित देशों के वित्तीय प्रावधान और एक तरफा व्यापार प्रतिबंधात्मक उपाय शामिल हैं। हालांकि सम्मेलन में बेलेम हेल्थ एक्शन प्लान पर सहमति बन गई है। इसके तहत वैश्विक निजी संस्थाओं ने जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाले स्वास्थ्य प्रभावों से निपटने के लिए $30 करोड़ की सहायता देने का संकल्प लिया है। पर्यावरण से जुड़े अन्य मुद्दों के अलावा विकसित देशों की तरफ से विकासशील देशों को दिए जाने वाले क्लाइमेट फाइनेंस के मुद्दे पर भी देशों के बीच मतभेद साफ दिखाई दे रहे हैं। जहां अफ्रीकी देश और अन्य विकासशील देश विकसित देशों की तरफ से पिछले सम्मेलन में तय की गई $300 अरब की आर्थिक सहायता को अपर्याप्त बता रहे हैं, तो वहीं विकसित देश इस दिशा में आगे बढ़ने से कतरा रहे हैं। भारत ने भी इस मामले पर अपने पक्ष को मजबूती से रखा है। भारत की तरफ से सम्मेलन में शामिल हो रहे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने COP30 में तय किए जाने वाले बिंदुओं का कार्यान्वयन करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत वर्ष 2035 तक अपनी संशोधित राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की घोषणा करेगा और पहली द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करेगा। साथ ही उन्होंने विकसित देशों से नेट जीरो तक पहुंचने का आह्वान करते हुए उन्हें केवल अरबों में नहीं बल्कि खरबों डॉलर के क्लाइमेट फाइनेंस करने की बात कही है। इससे पहले भारत ने इसी सम्मेलन के दौरान चेतावनी दी थी कि यदि वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग समय पर नहीं मिला तो पेरिस समझौते के लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल पेरिस समझौते के तहत वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की अगुवाई में अमेरिका 2 बार पेरिस समझौते से बाहर निकल चुका है और दूसरे विकसित देश भी अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा नहीं कर रहे हैं। इस बार ट्रंप प्रशासन की तरफ से COP30 सम्मेलन में कोई उच्च स्तरीय अधिकारी हिस्सा नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ अहम मुद्दों पर विकसित देशों की असहमति के बीच देखना होगा कि इस वार्ता के अंत में कितने सार्थक मुद्दों पर सहमति बन पाएगी। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विभा धवन, DG हैं टेरी, और उनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर धवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर धवन, 2-3 महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपके सामने हम रखेंगे। थोड़ा संक्षेप में जवाब दीजिएगा क्योंकि वक्त हमारे पास कम रहता है। डॉक्टर धवन, पहला सवाल यही है कि आने वाले दिनों में कितना बड़ा खतरा है हमारी धरती के आगे? देखिए, ये तो हम इस साल पहले ही देख चुके हैं, जो क्लाउड बस्ट, फ्लड्स, ड्राउट्स कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं। पहले कभी कभी होता था, अब होता है, यहाँ भी हो गया। तो दिल्ली को देखिए, पोल्यूशन को देखिए, तो ये सब चीजें जो पहले प्रिडिक्टेड थी, तो अब वो सच में जब हमारे सामने आ रही हैं और उसका जो एक तरह प्रिडिक्शन से भी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और हमको एक चीज और देखनी है, क्योंकि खाना जो हमारे हर सिटीजन को चाहिए, पूरे प्लैनेट को चाहिए, उसके ऊपर भी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट होने वाला है। इसी साल देखिए कितने फ्लड्स के मारे हमारे कितने सारे एरिया से फूड प्रोडक्शन इम्पैक्ट हुई है। तो हम लोग एफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं कि जो सच में हमारे साथ हो रहा है कि ये क्या करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली, जबकि हम कह रहे हैं जलवायु परिवर्तन का इम्पैक्ट सारे पूरे विश्व पे होने वाला है, अनफॉर्चुनेटली ये जो देश ऑलरेडी जूझ रहे हैं अभी इन समस्याओं से, चाहे वो जलवायु हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, प्रेसिपिटेशन हो, उनके ऊपर ये इम्पैक्ट और भी ज्यादा नेगेटिव होने वाला है। मैडम, अब दूसरा सवाल। जी जी। हाँ, जी
और जैसा कि हम कह रहे हैं कि अभी तक हमारा पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम है और हम लोग सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी हैं, लेकिन हमारे ऊपर और देशों के करने के कारण इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। हमारी करनी नहीं है लेकिन भरनी है। ठीक है, अभी COP30 की बैठक चल रही है ब्राजील में। वहां पर भारत की ओर से कहा गया है कि जो भी फैसले होते हैं इस तरह के मंचों पे, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ये भारत ने वहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। अब COP30 की बैठक चल रही है, इसके पहले की हम बैठकों की बात करें, चाहे पेरिस की बात करें या दूसरी बैठकों की बात करें, वहां पे जो फैसले लिए गए हैं वो भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो विकासशील देश हैं वो ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर इस स्पेस पे चले तो एक ही प्लैनेट है हमारे पास जीने के लिए और उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आने वाला है। हम क्लाइमेट फाइनेंस की बात करते हैं कि अगर हम भारत में देखें, मिशन लाइफ प्रधानमंत्री जी और MOEF ने जो लॉन्च किया है, तो उसमें हम हर सिटीजन को सेंसिटाइज कर रहे हैं कि आप कम से कम कंज्यूमरिज्म की तरफ जाइए। हम लोग सस्टेनेबिलिटी अगर कहिए तो हर हिंदुस्तानी के रक्त में भरी है कि हमको कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। तो हम लोग तो ऑलरेडी उस दिशा में ठीक हैं, लेकिन एक दूसरी चीज जो हमें देखनी है कि हम भी विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकार के कदम जो हैं, जो ऐसे हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कहते हैं और जो योजनाएं हैं वो सारी ग्रीनिंग की तरफ हैं, सस्टेनेबिलिटी की तरफ हैं। मैम, तो अंतिम सवाल कि भारत अंतिम सवाल ये है कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में रिफ्ट है, ये कितना असर डाल रही है इस पर? देखिए, इस बार एक तरह से अमेरिका तो है ही नहीं कॉप में, और बिकॉज जो जियो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, तो देखा जाए तो हमारे पास जो पैसा है वो हम लड़ाई में इस्तेमाल कर रहे हैं बजाय कि उसको हम ग्रीनिंग की तरफ करें। और इसलिए क्योंकि जबकि हम सब समझ चुके हैं कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है एक्सेप्ट कि हम सारा ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा कुछ में कम से कम CO2 एमिशंस करें, ये, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक आप सब करना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंस के बिना वो बहुत मुश्किल है। और सब देशों की, विकसित देशों की प्रायोरिटी अब दूसरी तरफ चली गई है। वो लॉन्ग टर्म विजन नहीं देख रहे हैं कि ये पैसा नहीं लगाएंगे तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन क्या जी भी पाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैडम, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ी और इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। एक नहीं, दो नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप
पॉलिसी बाजार। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में आज इतना ही, और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। रूस यूक्रेन युद्ध भीषण बना हुआ है। यूक्रेन का कहना है कि निपर में एक बड़े रूसी ड्रोन हमले में उसके सार्वजनिक प्रसारक की न्यूज रूम की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई है। रात भर कई इलाकों में रूस ने हमले किए और खार्किव में एक मिसाइल हमले में एक किशोरी की मौत हो गई। दूसरी ओर रूस के कब्जे वाले डोनियास के इलाके में यूक्रेन ने ऊर्जा संयंत्रों को नुकसान पहुंचाया है। वहीं रूस ने कहा कि यूक्रेन के कुपियांस्क के इलाके में घिरे हुए यूक्रेनी सैनिकों को आजाद कराने की यूक्रेन की कोशिश लगातार नाकाम हो रही है। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि वो अब तुर्की की यात्रा करेंगे ताकि रूस के साथ शांति वार्ता को फिर से शुरू किया जाए। हालांकि रूस ने कहा कि वो बुधवार को तुर्की में किसी वार्ता में हिस्सा नहीं लेगा। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ की इस वार्ता में हिस्सा लेने की संभावना है। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची की चीन से युद्ध की स्थिति में ताइवान का साथ देने की टिप्पणी को लेकर चीन और जापान के बीच बढ़ते विवाद के बीच जापान ने चीन में अपने नागरिकों को सुरक्षा सावधानियां बढ़ाने और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने की चेतावनी दी है। वहीं चीनी फिल्म वितरकों ने 2 जापानी फिल्मों की रिलीज को निलंबित कर दिया है। अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप के अभियान के तहत उत्तरी कैरोलिना के चार्लोट में 130 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस बीच टेनेसी राज्य के एक न्यायालय ने मेम्फिस शहर में नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। कनाडा में 1 साल से भी कम समय में दूसरे चुनाव का खतरा टल गया है। दरअसल कनाडा की संसद ने प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के पहले बजट को 170-168 के मामूली बहुमत से पारित किया। इससे कार्नी की सरकार को बड़ी राहत मिल गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो लैटिन अमेरिकी ड्रग कार्टेलों के खिलाफ अपने हमलों का विस्तार मैक्सिको तक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम लाखों लोगों को ड्रग्स के कारण खो रहे हैं, इसलिए अब हमने जलमार्ग बंद कर दिए हैं, लेकिन हम हर रास्ता जानते हैं।